नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। सुर्खियों में आदित्य L1 जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में पहुंचेगा लैग्रेंज पॉइंट 1 तक। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन है आदित्य L1। दलाई लामा ने पहले इंटरनेशनल संघ फोरम का किया शुभारंभ। बिहार के बोधगया में किया जा रहा है आयोजित। मकसद है 21वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका के सभी आयामों पर चर्चा करना। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका। कोलोराडो प्रांत की सर्वोच्च अदालत ने कहा ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए हैं अयोग्य। अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में पाया था दोषी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन जहां कवि महज अपनी कोरी कल्पनाओं से पहुंचता है, वहीं वैज्ञानिक अपने विज्ञान और तकनीक के दम पर असलियत में पहुंच जाते हैं। ऐसे ही विज्ञान और तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है आदित्य L1। फिर से सुर्खियों में है। यह भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी खबर है। दरअसल भारत के विज्ञान और राज्य मंत्री ने बताया कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन यानी आदित्य L1 जनवरी 2024 के पहले सप्ताह में अपने डेस्टिनेशन यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था। तो चलिए इस खबर के माध्यम से समझते हैं लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं और सूर्य का अध्ययन करने वाले भारत के इस पहले मिशन आदित्य L1 में क्या खास बात है। देखिए, सूर्य हमारी पृथ्वी के समस्त जीव जंतुओं को अपनी ऊर्जा देता है। सूर्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हम सबको प्रभावित करता है। दूसरी बात यह कि सूर्य अपने आप में एक नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। इसमें लगातार हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहती है और भारी मात्रा में ऊर्जा प्लाज्मा समेत अन्य सौर पदार्थ सभी दिशा में निकलते रहते हैं। सूर्य से निकले इन सौर पदार्थों का पृथ्वी की सेहत पर सीधा असर होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि सूर्य की गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। लेकिन पृथ्वी की धरातल से सौर गतिविधियों का अध्ययन करने में कई समस्याएं हैं। इन कई समस्याओं में ग्रहण एक बड़ी समस्या है। इसलिए वैज्ञानिकों ने सौर गतिविधियों के अध्ययन के लिए एक नया तरीका सोचा। यह तरीका था अंतरिक्ष में लैग्रेंज पॉइंट से सौर गतिविधियों का अध्ययन करना। लैग्रेंज पॉइंट्स का नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के सम्मान में रखा गया है। लैग्रेंज पॉइंट अंतरिक्ष में एक जगह होती है जहां पृथ्वी से भेजा गया उपग्रह वहीं रुक जाता है या किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं करता। अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैग्रेंज पॉइंट पर पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को काउंटर कर देते हैं। और आसान भाषा में कहें तो इस पॉइंट पर किसी भी उपग्रह पर न तो सूर्य का खिंचाव काम करता है न ही पृथ्वी का। जब किसी भी पिंड का खिंचाव का बल नहीं लगेगा तो उपग्रह एकदम शांति से अपनी पोजीशन पर खड़ा रहेगा। इसलिए इस पॉइंट का उपयोग अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी यथास्थिति में बने रहने के लिए किया जाता है और इस कारण से यहाँ पर अंतरिक्ष यान की फ्यूल की खपत भी कम होती है। लेकिन लैग्रेंज पॉइंट सिर्फ एक नहीं है। ऐसे लैग्रेंज पॉइंट कुल मिलाकर 5 हैं, जिनमें से 3 अस्थिर हैं और 2 स्थिर हैं। अस्थिर लैग्रेंज पॉइंट L1, L2 और L3 हैं और स्थिर लैग्रेंज पॉइंट L4 और L5 को कहा जाता है। अब इन सभी लैग्रेंज पॉइंट में L1 लैग्रेंज पॉइंट इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से सूर्य का एकदम परफेक्ट व्यू देखने को मिलता है और सूर्य का अध्ययन करने में कोई भी बाधा नहीं आती। कहने का मतलब है कि यहाँ से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसरो ने आदित्य L1 को इसीलिए L1 लैग्रेंज पॉइंट पर रखा है। इसरो का कहना है कि आदित्य L1 मिशन के दौरान किए गए अवलोकन से वैज्ञानिकों को चुंबकीय सौर वातावरण की जांच करने और इसकी बेहतर समझ हासिल करने में मदद मिलेगी। इससे वैज्ञानिकों को इंपॉर्टेंट इंसाइट मिलेगी जिससे पृथ्वी की जलवायु पर सौर विकिरण के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आदित्य L1 मिशन ने हाल ही में सूर्य की पहली फुल फोटोज खींची थी। तस्वीरें आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट उपकरण की मदद से ली गई थी। सूट में विभिन्न फिल्टर हैं जिनका उपयोग यह सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर के एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य सीमा में कैप्चर करने के लिए करता है। आदित्य L1 द्वारा अब तक ली गई तस्वीरों में सन स्पॉट भी दिखाया गया है। ये सन स्पॉट सूर्य के प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फेयर के रहस्यों को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह होती है। दलाई लामा ने पहले इंटरनेशनल संघ फोरम का शुभारंभ किया। ये फोरम ब्रिजिंग ट्रेडिशंस एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी अ डायलॉग ऑन द बुद्धाज टीचिंग विषय पर 20 से 22 दिसंबर के बीच बिहार के बोधगया में आयोजित की जा रही है।
इस फोरम को ऑफिस ऑफ दलाई लामा और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर 100 के करीब बुद्धिस्ट नेता और संत मौजूद रहे। फोरम का मकसद 21वीं सदी में बौद्ध धर्म की भूमिका के सभी आयामों पर चर्चा करना है। इससे पहले 2 से 12 दिसंबर के बीच बोधगया में इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग प्रोग्राम आयोजित हुआ था। गौरतलब है कि दलाई लामा तिब्बती बौद्धों के धार्मिक गुरु हैं। उनके जन्म के केवल 2 सालों के बाद उन्हें 14वें दलाई लामा की पदवी दी गई थी। उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है। उन्हें साल 1989 के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। दलाई लामा एक पदवी है जिसे तिब्बती बौद्धों द्वारा अवलोकितेश्वर की अभिव्यक्ति माना जाता है। अवलोकितेश्वर करुणा के बोधिसत्व हैं। दलाई लामा को तिब्बत के संरक्षक संत की उपाधि भी दी गई है। बोधिसत्व ऐसे सिद्ध प्राणी हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं। ये जीवित प्राणियों की मदद के लिए पुनर्जन्म लेते हैं। बोधिसत्व की संकल्पना महायान संप्रदाय से संबंधित है। आपको बता दें कि त्रिपिटक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 3 टोकरी। यह बौद्ध परंपराओं द्वारा उनके विभिन्न ग्रंथों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पारंपरिक शब्द है। एशिया के ज्योतिपुंज कहे जाने वाले महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप में उत्पन्न होने वाले संसार के प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में बौद्ध धर्म प्रमुख है। इस धर्म की उत्पत्ति जरूर भारत में हुई, लेकिन आज यह श्रीलंका, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड और चीन का प्रमुख धर्म है। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन तथा रानी महामाया के यहाँ हुआ था। उनका जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग दिया था। सालों तक भटकते रहने के बाद उन्हें 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान में दिया। गौतम बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर शरीर त्यागा। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, पहले प्रवचन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन और शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। इसके अलावा महायान, हीनयान, वज्रयान, सौत्रांतिक, सम्मितीय और थेरवाद बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय हैं। डोनाल्ड ट्रंप और विवादों का बहुत पुराना और बहुत गहरा रिश्ता है। हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव अभियान में जुटे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा। दरअसल कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से ट्रंप के खिलाफ एक फैसला दिया है। कोलोराडो प्रांत की सर्वोच्च अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य करार दिया। अदालत ने ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए राज्य के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि ट्रंप अगले साल अमेरिका में होने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकते। इस फैसले से ट्रंप के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव लड़ना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पूरी उम्मीद है कि ट्रंप इस फैसले के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से व्हाइट हाउस की दौड़ के लिए प्रमुख दावेदार हैं। ऐसा अमेरिका के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया हो। अदालत के बहुमत का मानना है कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जिस अदालत ने ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया है उसके सभी न्यायाधीश डेमोक्रेटिक पार्टी के गवर्नरों द्वारा नियुक्त किए गए थे। आपको बता दें कोलोराडो प्रांत के सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को पलटते हुए ये आदेश दिया। निचली अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल यानी अमेरिकी संसद पर हुए हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है या फिर नहीं। साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद ट्रंप के समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल यानी अमेरिकी संसद पर धावा बोल दिया था। बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक संसद भवन के ऊपर और अंदर घुस गए। इस दौरान ट्रंप के समर्थकों ने हिंसा की और तोड़फोड़ की, जिसमें 5 लोग मारे गए। बाद में ट्रंप पर समर्थकों को संसद की तरफ बढ़ने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप लगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अमेरिकी न्याय प्रणाली के अनुसार राज्यों के स्तर पर सबसे बड़ी अदालत को भी सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। भारतीय संदर्भ में इसे हाई कोर्ट समझा जा सकता है। ऐसे ही अमेरिका में एक सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर भी है।
शाहरुख खान की एक फिल्म आ रही है, नाम है डंकी। हम इस फिल्म पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इस फिल्म की थीम की। दरअसल यह फिल्म अवैध प्रवासियों की एक यात्रा पर आधारित है। इस यात्रा को डंकी ट्रैवल कहा जाता है और जिस रूट में लोग यह यात्रा करते हैं उसको डंकी रूट कहा जाता है। आइए समझते हैं यह डंकी ट्रैवल और डंकी रूट आखिर है क्या। देखिए, डंकी ट्रैवल एक अवैध यात्रा है जिसमें बहुत से लोग अपने देश से बाहर निकलने के लिए दुनिया भर के देशों की सीमाओं को पार करते हैं। आप जानते ही हैं कि पश्चिमी देश, खास तौर पर अमेरिका में कई लोग बसना चाहते हैं। आर्थिक कारणों के अलावा भी इसके कई कारण हैं। इन देशों में बेहतर आमदनी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है और लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं जो सामान्यतः लोगों को अपने देश में नहीं मिल पाती। अक्सर ऐसे लोग ट्रक या टैक्सी ड्राइवर, हेल्पर, टॉयलेट क्लीनर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और अन्य छोटे मोटे काम करने वाले होते हैं। इन कामों के लिए छोटे देश में उतना भुगतान नहीं हो पाता जितना अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों में होता है। दुनिया की नज़र में भले ही इनके काम छोटे हैं, लेकिन इनके सपने काफ़ी बड़े होते हैं। अवैध तरीकों से अमेरिका जैसे देशों में बसना उतना आसान तो है नहीं। तो ऐसे लोग अपने सपने को पूरा करने के लिए एक और बेहतर भविष्य की तलाश में अवैध तरीकों से इन देशों में घुसपैठ करते हैं। इस घुसपैठ में एजेंट्स इनकी सहायता करते हैं और बदले में मोटा पैसा वसूलते हैं। आपको बता दें कि भारत में एजेंट्स के संबंध अमेरिका तक के तस्करों से होते हैं। इस प्रकार शुरू होती है डंकी यात्रा। डंकी रूट का पहला कदम लैटिन अमेरिकी देश तक पहुंचना होता है। लैटिन अमेरिकी देश इसलिए क्योंकि इक्वाडोर, बोलीविया, गुयाना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों को आगमन पर वीजा मिलता है। इसके साथ ही ब्राजील और वेनेजुएला समेत कुछ अन्य देश भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीजा दे देते हैं। एक इमिग्रेंट का रास्ता इस बात पर भी निर्भर करता है कि उसके एजेंट के किन देशों में मानव तस्करी नेटवर्क से लिंक है। इस प्रकार लैटिन अमेरिकी देशों तक पहुंचना कठिन नहीं है, हालांकि इसमें महीनों लग सकते हैं। कुछ एजेंट दुबई से मैक्सिको के लिए सीधे वीजा की व्यवस्था करते हैं। हालांकि स्थानीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तारी के लिहाज से सीधे मैक्सिको में उतरना अधिक खतरनाक माना जाता है। इसलिए अधिकांश एजेंट अपने ग्राहकों को लैटिन अमेरिकी देश में ले जाते हैं और फिर उन्हें कोलंबिया ले जाते हैं। जो देश अमेरिकी सीमा के जितना करीब होता है, भारत से वीजा प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। कोलंबिया से इमिग्रेंट पनामा में प्रवेश करते हैं। इसमें दोनों देशों के बीच खतरनाक जंगल डेरियन गैप को पार करना शामिल है। यहाँ कई जोखिम होते हैं, जैसे साफ पानी की कमी, जंगली जानवर और आपराधिक गिरोह। इस क्षेत्र में इमिग्रेंट को डकैती और यहाँ तक कि बलात्कार का भी सामना करना पड़ सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यहाँ होने वाले अपराध दर्ज नहीं होते। यदि सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा में 8 से 10 दिन लग जाते हैं। यदि किसी इमिग्रेंट की मौत हो जाती है तो उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए घर भेजने का कोई तरीका नहीं है। ग्वाटेमाला इस रूट पर एक बड़ा कोऑर्डिनेशन सेंटर है। मैक्सिको में घुसने और अमेरिकी सीमा की ओर यात्रा जारी रखने के लिए प्रवासियों को यहाँ नए तस्करों या एजेंट्स को सौंप दिया जाता है। अब शुरू होता है सरकारी एजेंसियों के साथ लुका छुपी का खेल। एजेंट्स प्रवासियों को लोकल सरकारी एजेंसी से बचते बचाते बॉर्डर पार करवाते हैं। इस रूट में जंगल से बचना संभव है, लेकिन जोखिम से नहीं। पनामा के जंगलों से बचने के लिए कोलंबिया से होकर एक और रास्ता है जो सैन एंड्रेस से शुरू होता है, लेकिन यह ज्यादा सुरक्षित नहीं है। सैन एंड्रेस से प्रवासी मध्य अमेरिका के देश निकारागुआ के लिए नाव लेते हैं। वहां से प्रवासियों को मैक्सिको की ओर बढ़ने के लिए दूसरी नाव पर स्थानांतरित किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको को अलग करने वाली 3140 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाढ़ लगी हुई है, जिसे प्रवासियों को कूद कर पार करना पड़ता है। कई लोग खतरनाक रियो ग्रांडे नदी को पार करना चुनते हैं। हालांकि सीमा पार करते समय अमेरिकी अधिकारियों को ज्यादा चुनौती नहीं मिलती। पार करने के बाद प्रवासियों को हिरासत में लिया जाता है और फिर शिविरों में रखा जाता है। अब उनका भाग्य इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिकी अधिकारी उन्हें शरण के लिए उपयुक्त पाते हैं या फिर नहीं। आजकल अमेरिका के लिए एक और आसान डंकी रूट है। इसमें कई प्रवासी पहले यूरोप जाते हैं, फिर वहां से सीधे मैक्सिको। ये यात्रा खतरनाक तो है, साथ ही महंगी है। एक औसत डंकी ट्रैवल का खर्च 15 लाख रुपए से 40 लाख रुपए के बीच हो सकता है, लेकिन कई बार इसकी कीमत 70 लाख रुपए तक भी हो जाती है। अगर आप कभी पंजाबी सोशल मीडिया देखेंगे तो आपको वहां कई वीडियोस दिखेंगे जो पनामा के जंगलों के होते हैं। भारत और पाकिस्तान के पंजाबियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए ये वीडियो एक सरल अपील करते हैं कि कभी भी यह रास्ता ना अपनाएं, इसके बजाय अपने देश में काम खोजें। हालांकि ऐसी अपीलें और रास्ते में प्रवासियों को प्रताड़ित किए जाने या मरने के और भी भयानक वीडियो का असर बहुत कम होता है, क्योंकि लोग अमेरिकन ड्रीम्स पाने के लिए सब कुछ जोखिम में डालना मंजूर करते हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी ने मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए जीत हासिल की। मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा।
आपको बता दें, मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्वी कोने में सिनाई प्रायद्वीप तक फैला है। मिस्र की राजधानी काहिरा और मुद्रा मिस्र पाउंड है। ड्रग फर्म यूएसवी और बायोटेक कंपनी बायोजेनोमिक्स ने भारत का पहला बायोसिमिलर इंसुलिन एस्पार्ट इंसुक्विक लॉन्च किया। इंसुक्विक एक मेक इन इंडिया उत्पाद है। इसे स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। दरअसल यह एक तेजी से काम करने वाला इंसुलिन है जो रक्त में शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। हाल ही में मार्कस नोबेल ने यूनाइटेड अर्थ अमेजोनिया पुरस्कार की घोषणा की है। दरअसल यूनाइटेड अर्थ अमेजोनिया पुरस्कार एक ग्रीन नोबेल पुरस्कार है। यह सम्मान उन लोगों को मिलेगा जो अमेजन के जंगलों को बचाने का काम कर रहे हैं। साथ ही यह पुरस्कार उन परियोजनाओं पर भी प्रकाश डालता है जो वर्षा वन और इसकी जैव विविधता को संरक्षित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत पिछले साल बिना किसी मौद्रिक राशि के साथ की गई थी, लेकिन 2024 में इसे प्राइज मनी के साथ प्रदान किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसका संबंध नोबेल फाउंडेशन से नहीं है। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने हाल ही में कहा कि भारत को समुद्र में वैकल्पिक व्यापार मार्ग खोजने की जरूरत पर जोर देना चाहिए, क्योंकि बाबल मानदेव स्ट्रेट पर निर्भरता के चलते मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप के साथ होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। दरअसल पिछले कुछ समय में हूती विद्रोहियों के चलते इस क्षेत्र में व्यापार काफी प्रभावित रहा। आपको बता दें, बाबल मानदेव स्ट्रेट लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को अरब सागर से जोड़ता है। पश्चिमी मेडागास्कर की एंड्रिया मेलो गुफा हाल ही में प्रागैतिहासिक काल के रॉक चित्र खोजने के कारण चर्चा में है। यह गुफा अफ्रीका और एशिया के बीच प्राचीन संबंधों के संकेत देती है। इसके अलावा मेडागास्कर के इस गुफा में 3 विलुप्त जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला विशाल स्लॉथ लेमुर, दूसरा एलिफेंट बर्ड्स और तीसरा एक विशाल कछुआ है। बीते दिनों उत्तर कोरिया ने सॉलिड फ्यूल पर आधारित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसके बाद सॉलिड फ्यूल मिसाइल काफी चर्चा में है। आपको बता दें, सॉलिड फ्यूल मिसाइल से लॉन्च से तुरंत पहले ईंधन भरने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे लॉन्च करना आसान और सुरक्षित है। इसके अलावा लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की तुलना में इसे डिटेक्ट कर पाना अधिक मुश्किल है। यदि हम सॉलिड फ्यूल की बात करें तो यह ईंधन और ऑक्सीडाइजर का मिश्रण है। इसमें मेटेलिक पाउडर जैसे एल्यूमिनियम ईंधन का उपयोग होता है और अमोनियम परफ्लोरेट का इस्तेमाल आमतौर पर ऑक्सीडाइजर के तौर पर किया जाता है। चलिए अब बारी है प्रश्नों की। देखिए आज के बुलेटिन पर आधारित कौन से प्रश्न बने हैं। पहला सवाल है, हाल ही में अब्देल फतह अल सिसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? मिस्र, ट्यूनीशिया, साइप्रस या फिर इथोपिया? अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया? सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी या फिर बोधगया? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, आर्कटिक परिषद में कौन सा देश शामिल नहीं है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर आयरलैंड? सही जवाब है ऑप्शन डी, आयरलैंड। अगला प्रश्न मैंने पूछा था, वर्ल्ड बैंक की माइग्रेशन और विकास रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2023 में रेमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बना है? चीन, भारत, मैक्सिको या फिर अमेरिका? सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही इस बुलेटिन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।